हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। हमने इंग्लैंड की क्रांति कर दी है खत्म, ठीक है। तो दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, एक पुनर्जागरण और दूसरा इंग्लैंड की क्रांति। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। और इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको आंसर्स कैसे देने हैं, 6 नंबर के आंसर्स, 15 नंबर के आंसर्स, उसका अलग से वीडियो दिया जाएगा आपको कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको एक अच्छा उत्तर लेखन कैसा उत्तर लेखन माना जाता है, ठीक है। तो उससे पहले आज से लेक्चर में हम पढ़ लेते हैं क्या, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस जो कि यूरोप का एक प्रमुख देश है, और अगर हम क्रांति की बात करें तो इसकी क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी सन 1789 में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया ही है कि विश्व इतिहास से इतने ज्यादा अंदर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, गहराई के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम देख लेते हैं कि आखिर फ्रांस में क्रांति के क्या क्या कारण रहे, आखिर क्यों क्रांति हुई, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी के दौरान 18वीं शताब्दी के दौरान जिस वक्त फ्रांस में क्रांति संपन्न हुई, उस वक्त फ्रांस की जो दशा थी यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वो काफी अच्छी हुआ करती थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, इंग्लैंड की क्रांति के समय पर जो वहां का शासक था वो खुद फ्रांस के शासक से सहायता लेना चाह रहा था, क्योंकि वह जान रहा था कि अगर हम उससे मित्रता कर लेंगे तो हमें वक्त आने पर, हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो फ्रांस का शासक हमें क्या देगा, सैनिक और आर्थिक सहायता देगा। इसका मतलब क्या है कि फ्रांस भी काफी उन्नत अवस्था में रहा होगा। उस समय पर 18वीं शताब्दी में काफी उन्नतशील राष्ट्रों में ये गिना जाता था, विकसित राष्ट्रों में गिना जाता था। इसके अलावा फ्रांस एक कृषि प्रधान देश था। यहाँ के किसानों की स्थिति भी काफी अच्छी थी, मतलब कृषि अच्छी तरीके से होती थी और सारी चीजें यहाँ पर अच्छी थी। उद्योग व्यापार की अगर बात करें तो भी यहाँ पर सब कुछ अच्छा था। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि यहाँ पर क्रांति होती है और क्रांति के लिए इतने सारे कारण जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण रहा? तो विश्व के इतिहास में आप जितने भी टॉपिक पढ़ोगे, लगभग सारे टॉपिक में कारण केवल एक बनता है, राजा का स्वेच्छाचारी और निरंकुश वाला शासन, जो इंग्लैंड की क्रांति में आपने देखा और वही आप देखोगे कहां पर, फ्रांस की क्रांति में, ठीक है। फ्रांस की क्रांति में अगर हम देखें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, तो यहां पर वही यूरोप की पुरातन व्यवस्था, जैसा आपने देखा था कि जो इंग्लैंड का शासक था वो फ्रांस के शासक जैसा ही व्यवहार कर रहा था। जिस प्रकार फ्रांस का शासक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म में बीच में जो है खाई पैदा कर रहा था, अंतर दिखा रहा था, उसी प्रकार का व्यवहार फ्रांस का शासक भी इंग्लैंड का शासक भी कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था मौजूद थी। तो फ्रांस की पुरातन व्यवस्था यहाँ के क्रांति के लिए एक प्रमुख कारण बनती है। आ रहे समझ में? यूरोप की पुरातन व्यवस्था जो भी अन्य देशों में लागू थी वही फ्रांस में भी चली आ रही थी। इसके अलावा वही सामंत और कुलीन वर्गों का अत्याचार, वही राजा का निरंकुश और स्वेच्छाचारी होना, आ रहा है समझ में? मतलब कि उसके हित के लिए जो कार्य हो, राजा के हित के लिए जो कार्य होते थे, राजा केवल वही कार्य करता था। जनता के हित से राजा को कोई मतलब नहीं रहता था, ठीक है। इसके अलावा चर्च व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था में यही सारी चीजें आ जाती है जो अभी तक आपने पढ़ी। चर्च व्यवस्था, पादरी और पोप का अत्याचार, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक शोषण, आई होप मुझे इसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोगों ने अब इतना पढ़ लिया है। कारण लगभग सेम ही है यहाँ पर भी, जो कि वहां की जनता को क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। जनता खासतौर पर जनसाधारण वर्ग, मजदूर और किसान वर्ग। आगे समझ में? तो यूरोप की पुरातन व्यवस्था के कारण, सामंत और कुलीनों के अत्याचार के कारण, निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजा के निरंकुश और स्वेच्छाचारी होने के कारण, चर्च व्यवस्था कितनी ज्यादा प्रबल होने के कारण, पादरियों के अत्याचार के कारण, ये सारे कारण बन जाते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण। और ये आगे चलकर फ्रांस की क्रांति का रूप ले लेती है, क्रांति का रूप ले लेती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करें,
वहां पर सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति भी उत्तरदायी थी फ्रांस की क्रांति के संभव होने में। ठीक है, यह केवल पुरातन व्यवस्था नहीं, फ्रांस की क्रांति की घटित होने के लिए केवल पुरातन व्यवस्था ही उत्तरदायी नहीं थी, फ्रांस की तात्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां भी वहां की क्रांति के लिए उत्तरदायी बनी। हम देख लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था आपने ये तो जान लिया, राजनीतिक व्यवस्था के तहत कि राजा क्या था, निरंकुश था, राजा स्वेच्छाचारी था, जनता के हित से उसको कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है, अब राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजाओं की अगर हम बात करें तो आपने इंग्लैंड की क्रांति के दौरान सुना था कि इंग्लैंड का जो शासक था वो फ्रांस के शासक से सहायता मांगी, उसके साथ मित्रता स्थापित करने की कोशिश की, और उस समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 14वां। लुई 14वां एक योग्य शासक था। लुई 14वां जो था एक योग्य शासक था। हाँ, ये अलग बात थी कि निरंकुशता स्वेच्छाचारिता तो खत्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो लुई 14वां क्या था, एक योग्य शासक था। इसके बाद आता है लुई 15वां, इसका पुत्र, और इसके बाद आता है लुई 16वां। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया निरंकुशता स्वेच्छाचारिता तो इन्हें विरासत से ही मिल चुकी थी, तो ये तो हट नहीं सकती। तो जिस प्रकार व्यवहार यह रखता था निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता के प्रति, उसी प्रकार इन दोनों का भी व्यवहार था, लुई 15वां लुई 16वां का। लेकिन अंतर क्या था कि लुई 14वां जो था वो एक योग्य शासक सिद्ध हुआ, लेकिन मतलब अपने राज्य के बारे में भी उसने कुछ सोचा थोड़ा बहुत, लेकिन लुई 15वां और लुई 16वां ये दोनों अयोग्य शासक सिद्ध हुए। आ रहे समझ में? अगर ये पार्शियलिटी कर रहा है, अगर लुई 14वां पार्शियलिटी कर रहा है लेकिन राज्य के लिए भी कुछ कार्य कर रहा है, तो जनता इतना ज्यादा आक्रोशित नहीं होगी कि चलो राज्य के लिए थोड़ा बहुत वो सोच रहा है। लेकिन ना ये राज्य के बारे में सोच रहे हैं, ना जनता के बारे में सोच रहे हैं, केवल अपने हित को देख रहे हैं। ऊपर से निरंकुश तो है, जो इच्छा पड़ रही है वही कर रहे हैं, जो कानून जो मन कर रहा है वो लागू कर रहे हैं, जो नियम मन नहीं है, अगर नियम लागू है, उनका मन नहीं है कि ये नियम लागू हो, तो उस नियम को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में ये दोनों अयोग्य शासक हुए, और अयोग्यता के कारण ही लुई 16वां के शासनकाल में हो जाती है क्रांति, जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति किस शासक के शासनकाल में हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में। ठीक है, तो ये तो रही राजनीतिक परिस्थितियां जो कि फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी रही। अब हम देख लेते हैं सामाजिक परिस्थितियां क्या क्या बनी। प्लीज शब्दों पर आप गौर किया करें, शब्दों को आप सुन सुनकर ही सीखेंगे। जब तक खुद से अगर सोचेंगे कि हम शब्दों को अभी पेंडिंग में रख लेते हैं, हम बाद में सारे शब्दों को याद कर लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आपको मेंस देना है तो आपको इन शब्दों का यूज आना चाहिए, और धीरे धीरे आप इन शब्दों को सुन सुनकर सीखते रहिए। जब आप नॉर्मल भी किसी से बातें किया करो तो अपने बातों में भी इन शब्दों का यूज किया करो। आ रहा है समझ में? ताकि आपकी हैबिट हो जाए, हैबिट हो जाने से फिर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने राजनीतिक परिस्थितियां देख ली। अब जो सबसे बड़ा कारण रहा है क्रांति के होने में, फ्रांस की क्रांति के होने में सबसे बड़ा कारण रहा है वह वहां की थी सामाजिक परिस्थितियां। वो क्या थी? देखिए, संपूर्ण समाज को, वहां का फ्रांस का जो संपूर्ण समाज था वो 3 भागों में विभाजित था। फ्रांस का संपूर्ण समाज जो था वो 3 भागों में विभाजित था। एक था फर्स्ट एस्टेट, दूसरा था सेकेंड एस्टेट, और तीसरा था थर्ड एस्टेट। अच्छे से समझिएगा, समाज वहां का कहां का, फ्रांस का 3 भागों में विभाजित था। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। अब फर्स्ट एस्टेट में कौन आएगा वो तो आपको पता ही होगा। फर्स्ट एस्टेट में आते थे पादरी वर्ग। ठीक है, सेकेंड एस्टेट में कौन आता था? सेकेंड एस्टेट में आते थे कुलीन वर्ग, कुलीन और सामंत। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेज में कौन आते थे? थर्ड एंड लास्ट स्टेज में आते थे जनसाधारण, मजदूर, किसान, मध्य वर्ग।
मध्य वर्ग का जिक्र एक बार हो चुका है मेरे ख्याल से, ठीक है। फर्स्ट जो एस्टेट था इसमें पादरी वर्ग आया करते थे, सेकंड एस्टेट में कुलीन वर्ग आया करते थे और सामंत वर्ग आया करते थे, और थर्ड एस्टेट में कौन आता था, साधारण जनसाधारण जो था, वहां की सामान्य जनता, मजदूर, किसान और मध्य वर्ग के लोग, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर डिफॉल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे जो जनता थी वो आक्रोशित हो उठी। जो फर्स्ट एस्टेट था और सेकंड एस्टेट था, ये दोनों एस्टेट थे विशेषाधिकार वर्ग, इन्हें दिया गया था विशेष अधिकार, ठीक है। तो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट जो थे ये विशेषाधिकार वर्ग थे, इन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे हर फील्ड में। लेकिन जो थर्ड एंड लास्ट एस्टेट था जनसाधारण का, ये थे अधिकार विहीन, इन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। स्पेशल की तो बात ही अलग है, थर्ड एस्टेट को कोई भी अधिकार नहीं सौंपे गए थे। इसके अलावा इतना तो ठीक था, चलिए अधिकार है, हम अधिकार नहीं लेंगे, लेकिन इतने तक अगर बात रहती तो भी चलता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट कर मुक्त, जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट थे वो कर मुक्त क्या थे, विभाग थे, मतलब फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को कर नहीं देना पड़ता था। आ रहा समझ में। जो थर्ड एस्टेट था ये था मुख्यतः करदाता, जो थर्ड एस्टेट था जनसाधारण, मजदूर, किसान वर्ग, ये था करदाता। अब ये कर तो नहीं ही देते थे, लेकिन जो पादरी वर्ग हुआ करता था, कुलीन वर्ग हुआ करता था, ये जबरदस्ती थर्ड एस्टेट से क्या करते थे, कर वसूलते थे, ठीक है। तो ये थे कर मुक्त तो थे ही ये, और किसानों और मजदूरों से क्या करते थे, जबरदस्ती कर वसूलने का कार्य करते थे। और जो थर्ड एस्टेट था, अब मेहनत तो करनी नहीं है, इन्हें कर मिल रहा है मनचाहा, इन्हें मतलब हर ऐश मिल रही है इन्हें। अब बचा थर्ड एस्टेट, ये बेचारा कर भी दे रहा है, इसके पास कोई अधिकार भी नहीं है, कोई कानून भी अगर इनके हित में है तो उस कानून को लागू करना ना लागू करना वो राजा के हाथों में है। अब ये क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपने 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहे हैं, और ऊपर से उसमें लगभग 90% जो उसका हिस्सा है वो कर के रूप में इन्हें देना पड़ रहा है। और अगर नहीं देते तो इनसे जबरदस्ती वसूला जाता है, पादरी और कुलीनों द्वारा जबरदस्ती इनसे वसूला जाता है। ये बहुत बड़ा कारण बना था इस क्रांति के होने का। आ रहा है समझ में। यहां पर जो मैंने मध्य वर्ग लिखा है, मध्य वर्ग की क्या स्थिति थी, देखिए मध्य वर्ग को अगर देखा जाए तो मध्य वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, लेखक इत्यादि, ये सारे जो वर्ग थे ये मध्य वर्ग में आया करते थे। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि मध्य वर्ग फिर थर्ड स्टेट में क्यों आ गए, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति तो सही थी, ये थर्ड स्टेट में क्यों रखे गए। ये थर्ड स्टेट में इसलिए रखे गए क्योंकि मध्य वर्ग जो थे, देखिए अब डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्थिक स्थिति तो सही ही होगी, लेकिन आर्थिक स्थिति तो सही थी लेकिन इनकी समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं था जो इन्हें प्राप्त होना चाहिए था। समाज में इन्हें किसान, जनसाधारण, मजदूरों जैसा ही व्यवहार किया जाता था, ठीक है। इसी कारण अब फ्रांस की क्रांति में जो मेन उठेगा शब्द, बार बार जिस शब्द का नाम लिया जाएगा वो शब्द होगा मध्य वर्ग। मध्य वर्ग आप नहीं भूलेंगे। मध्य वर्ग क्या था, मध्य वर्ग के अंतर्गत डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और विभिन्न पेशे के लोग आया करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति तो सही थी लेकिन इन्हें समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं था जो इन्हें प्राप्त होना चाहिए था, अर्थात इनकी सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय थी। और इसी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया, इन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। आप देखिए जो ये मध्य वर्ग था, मध्य वर्ग संख्या में बहुत कम था, ठीक है, मध्य वर्ग संख्या में बहुत कम था। और जो जनसाधारण वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग ये संख्या में बहुत अधिक थे। इसके अलावा फर्स्ट स्टेट जो थे वो भी जनसंख्या में बहुत कम थे। पादरी वर्ग जो मैंने वहां पर लिखा हुआ है ये भी जनसंख्या में बहुत कम थे। सेकंड स्टेट अगर कुलीन और सामंत की बात करें तो ये भी जनसंख्या में बहुत कम थे। इन दोनों की जनसंख्या कम होने के बावजूद इन्हें विशेषाधिकार दिया गया और कर मुक्त रखा गया, और इनकी जनसंख्या अधिक होने के बावजूद इन्हें अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिए गए और इन्हें एक करदाता स्टेट के रूप में पेश किया गया।
ठीक है। अब ये जो मध्य वर्ग था, मध्य वर्ग भी एक तरह से थर्ड स्टेट में ही शामिल हो गया। अब मध्य वर्ग की जनसंख्या तो कम थी। देखिए क्या था, किसान मजदूर भी इनके इस अन्याय को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। लेकिन क्या होता है कि जब कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता, या फिर उनके अंदर समझ नहीं होती, या फिर उनके अंदर कोई डर सा बैठा होता है, तो आक्रोशित तो सभी होंगे, आक्रोशित तो सभी होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, सामने कोई नहीं आएगा, नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो किसान मजदूर और जनसाधारण इतनी बड़ी जनसंख्या में थे, ये चाहते तो इनसे कब के जीत जाते, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट से कब के जीत जाते। लेकिन क्या था, इन्हें डर था, ये नेतृत्व नहीं बना, अपना जो गुट था, अपना समूह नहीं बना पा रहे थे, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। और इसी की कमी को दूर करने के लिए उभरा मध्य वर्ग, जिसने जनसाधारण मजदूर और किसान का क्या किया, नेतृत्व किया और सही मार्ग दिखाया, जो कि आगे चलकर इनकी स्वतंत्रता का कारण भी बना। लेकिन ये चीजें थोड़ा आगे चलकर नेगेटिव भी हो गई थी, वो आप आगे पढ़ोगे। आ गया समझ में? तो जो मेन इसका कारण क्या था, मध्य वर्ग के नेतृत्व के कारण लोग क्रांति के लिए उठ खड़े हुए। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अधिक जनसंख्या होने के बावजूद इन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था और एक करदाता समूह के रूप में ये पहचाने जाते थे। और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में कुलीन एवं पादरी वर्ग था, जो एकदम आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे बिना किसी मेहनत के, और ये कर मुक्त थे, इन्हें विशेषाधिकार दिया गया था। और ऊपर से जबरदस्ती थर्ड स्टेट से क्या करते थे, कर वसूलते थे। चलिए, फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि जानने के बाद में हम देख लेते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण। आखिर क्या क्या कारण रहे फ्रांस की क्रांति के होने में, और उन कारणों को लगभग आपने समझ लिया है। अब आपको अपने नोट्स में लिखना कैसे है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, वो चीजें हम यहाँ पर बताते हैं। तो आप लिख लीजिए फ्रांस की क्रांति के कारण। देखिए, विश्व इतिहास का जो टॉपिक है, इससे एग्जाम में केवल कारण और प्रभाव से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पेपर देखा होगा, क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो आप देखे होंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो कारण, प्रभाव, मूल्यांकन, पृष्ठभूमि, इन्हीं सब चीजों से पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है, तो कारण में सबसे पहला हम देख लेते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, ठीक है, लगभग आपने जान ही लिया है। अब राजनीतिक कारण के अंतर्गत हम पहला देखते हैं निरंकुश शासन, जिसके कारण यह क्रांति हुई। निरंकुश शासन, देखिए अब आपको तो ये पता हो गया कि निरंकुश शासन क्या है, और वहां के जो शासक थे, फ्रांस के जो शासक थे या यूरोप के अन्य देशों के शासक थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। ठीक है, इसको लेकर के। इसके अलावा फ्रांस में एक बहुत बड़ा सिद्धांत राजा फॉलो करते थे, और वो था राजत्व का दैवीय सिद्धांत। राजत्व का दैवीय सिद्धांत, इसके तहत राजा कहते थे, ये है कि आपको समझ में आ जाएगा अभी। इसके तहत राजा कहा करते थे कि मैं पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। राजा क्या कहते थे कि मैं पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, और मुझे ईश्वर ने ही भेजा है, मुझे ईश्वर ने ही अधिकार दिए हैं यहाँ पर कार्य करने के लिए। ठीक है, और मैं केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं उसी का प्रतिनिधि हूँ, इस कारण मैं केवल ईश्वर के लिए ही उत्तरदायी हूँ। अतः जनता का यह कर्तव्य बनता है कि वह राजा की सारी बातों को अच्छे से माने। इसे कहते हैं राजत्व का दैवीय सिद्धांत। और इसके तहत जो मैंने अभी वर्ड बोला, सेंटेंस बोला, ये सारी चीजें कहा करते थे राजा। और इसी का फायदा अच्छे से उठाया फ्रांस के शासकों ने, स्पेशली लुई सुलहवा ने। और इसी सिद्धांत के आधार पर जनता से जबरदस्ती कर वसूले गए। जो भी नियम उसका मन होता लागू कर देता, जो नियम उसको मन ना होता, अगर उसके पक्ष में ना होता, तो उसे उस नियम को खत्म कर देता। आ रहा है समझ में? जब चाहे किसी भी पद पर किसी अपने को नियुक्त कर दे, या फिर अगर कोई नियुक्त है वहां पर उसको हटा दे। मतलब एक तरह से कठपुतली हो चुकी थी जनता उसके हाथ की, जो उसका मन आता वही करती। अब निरंकुश का अर्थ ही यही होता है। अब क्या थी, अब धीरे धीरे जनता परेशान हो रही थी और इस शासक से मुक्ति पाने के लिए व्याकुल हो रही थी कि हम कितना जल्दी हमारे जो समाज है, हमारा जो समाज है, वो फ्रांस के इस शासक से मुक्ति पा सके। आ गया समझ में? तो पहला कारण क्या बना? निरंकुश शासन। अगला देखते हैं, अगला है प्रदूषण।
प्रदूषित प्रशासन। प्रदूषित प्रशासन, प्रशासन का अर्थ आपने समझ लिया होगा। प्रशासन का मतलब आप जान ही गए होंगे। प्रशासन में अगर प्रशासन बात आती है तो प्रशासन में वही लोग आते हैं जो उच्च अधिकारी। अगर हम इस समय की बात करें तो राजा के अलावा जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे? एक प्रशासनिक व्यवस्था उनकी कहलाती थी। आ रहा है समझ में? अब प्रदूषित प्रशासन का क्या मतलब है? राजा तो करता ही था अत्याचार। अब देखिए, मजदूर और किसान तो मेहनत करके अपना रोजी रोटी चला रहे थे कैसे भी करके। जनसाधारण वर्ग में अगर कोई व्यक्ति अगर प्रशासन में रहता भी था, कोई अधिकारी है, ठीक है, तो राजा का मन आता उसे तुरंत हटा देता। अपने किसी सगे संबंधियों को या फिर जिसे चाहता सामंत, अक्सर जो नियुक्ति दी जाती थी प्रशासन में उच्च अधिकारियों के पद में, वो दी जाती थी सामंतों और कुलीनों को। आ रहा है समझ में? इसी कारण वहां का जो प्रशासन था वो भ्रष्ट हो चुका था, इसीलिए कहा जाता है कि प्रदूषित जो था वहां का प्रशासन था। कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लगभग 400 कानून लागू थे। लगभग 400 कानून लागू थे समाज में। लेकिन देखिए, इतना बड़ा अंतर, हम मान लेते हैं कि ये कोई 2 जगह है, मान लेते हैं 1 किलोमीटर के अंतर में ही कोई 2 जगह है, कोई 2 स्थान है। अब इस स्थान में जो कानून लागू है वो कानून इस स्थान के लिए अनुकूल था, लेकिन वही कानून अन्य क्षेत्र के लिए प्रतिकूल साबित कर दिया जाता था। जो कानून यहाँ के लिए लागू होता था वही कानून यहाँ के लिए अगर लागू होता था तो वो नियम का उल्लंघन समझा जाता था। कानून की ये अव्यवस्थाएं देखिए, समाज की राजा के द्वारा बनाए गए नियमों की ये क्या थी? कुरीतियां थी। और इस तरह से दूषित प्रशासन और इन कानूनों की वजह से वहां की जो जनता थी वो अत्यंत ही आक्रोशित हो उठी और राजा से जल्दी क्या पाना चाहती थी? मुक्ति पाना चाहती थी। ठीक है, इसके अंतर्गत भ्रष्ट शासन व्यवस्था, भ्रष्ट न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की कोई, देखिए, अगर जिस टाइम पर क्रांति हुई, अगर उस समय की बात करें तो उस समय पर लगभग 17 न्यायालय वहां पर स्थापित किए गए थे। 17 न्यायालय स्थापित किए गए थे, लेकिन न्यायाधीशों की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। न्यायालय स्थापित करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करोगे। और न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती थी, न्यायाधीशों को कुछ ज्ञान ही नहीं था, उसके ज्ञान के लिए उनके कोई पुस्तक ही नहीं बनी होती थी कि न्याय किस प्रकार देना है। देखिए, आज जो जज बनते हैं वो कितनी ज्यादा पढ़ाई करके आते हैं, ठीक है। अब पढ़ाई भी इसी फील्ड में करते हैं, जुडिशरी फील्ड में ही करते हैं वो। लेकिन उस समय पर न्यायाधीशों के लिए कुछ पढ़ाई या पुस्तकों की व्यवस्था ही नहीं थी न्याय से संबंधित। अब वो न्यायाधीश किस बेस पर उन्हें न्यायाधीश रखा जाता था ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा न्यायाधीशों को जब चाहे खरीद लो, जब चाहे पैसे से बेच दो। आज का न्यायाधीश जो है भगवान माना जाता है, इसी कारण न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है। लेकिन उस समय पर अगर देखें, न्यायाधीश को जब चाहे बेचो, जब चाहे खरीदो, और राजा अगर मन चाहे तो न्यायाधीश को किसी भी मुद्दे पर अगर सीधी बात हो रही हो तो ये उलट देगा हर बात को, अगर राजा चाह ले तो चुटकियों में। ये सब क्या है? इसी कारण भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के कारण भी लोगों को न्याय ही नहीं मिल पाता था और लोग न्याय के लिए भटकते रहते थे और आगे चल करके क्या करते हैं? क्रांति के लिए बिगुल बजा देते हैं। सबसे बड़ा जो कारण बना वो थी राजा की अयोग्यता। राजा की अयोग्यता, जिस प्रकार मैंने बताया, लुई 14वां निरंकुश तो था, स्वेच्छाचारी तो था, किंतु वो योग्य शासक था। लेकिन लुई 16वां निरंकुश स्वेच्छाचारी होने के साथ साथ एक अयोग्य शासक भी सिद्ध हुआ। उसे केवल सोने से मतलब रहता था, उसे केवल अपने पहनावे से मतलब रहता था, उसे केवल अपने मनोरंजन से मतलब रहता था। आ रहा है समझ में? उसे नई नई चीजें घूमने, नई नई चीजें देखने का उसको केवल उसका मतलब रहता था। सबसे बड़ा जो उसके भ्रष्ट होने का जो कारण बना वो बनी उसकी पत्नी। जो लुई 16वां था, लुई 16वां के ऊपर उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था। और जो उसकी पत्नी थी, कहते हैं ना कि एक औरत घर को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची थी, ठीक है, बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करती थी और फ्रांस की राजनीति या सामाजिक व्यवस्था पर उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे केवल अपने से मतलब था और वही चीज वो आरोपित करती थी राजा पर। और अपनी पत्नी के कारण ही लुई 16वां भी समाज में ध्यान नहीं दे पाता था।
तो सबसे बड़ा राजा की अयोग्यता का कारण उसकी पत्नी बनी थी। तो एक बहुत बड़ा कारण बना क्रांति का राजा की अयोग्यता। और करों का बोझ तो आप जानते ही होंगे, इतना सारा कर लगाना कि पहली बात तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को कर लिया ही नहीं जाता था उनसे, बल्कि वही वसूल करते थे, किससे? जनसाधारण और मजदूर से। अब मजदूर वर्ग अपनी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा, मैंने जैसा कि बताया, अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं, 100 का 90 रुपए वो उन्हें कर देना पड़ता था। अब 10 रुपए बचे हैं, 10 रुपए में वो अपनी जिंदगी, अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? तो इसका मतलब है उन्हें अपना जो जीवन है बहुत दयनीय स्थिति में व्यतीत करना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि सारा जो अपने कमाई का हिस्सा है वो तो आप वो कर के रूप में दे रहे हैं। और कर के रूप में भी कैसा कर लिया जाता था? देखिए, कर जो होता है वो राजा लिया करता है। देखिए, हम भी क्या करते हैं, हम टैक्स देते हैं, आप सभी टैक्स देते होंगे। अगर आप डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते हैं तो आप जब सामान लेने जाते हैं दुकान में, हम मान लेते हैं अगर आप एक चॉकलेट भी लेने जा रहे हैं तो चॉकलेट में आपका 0.50 पैसा जो है वो टैक्स के रूप में जाता है। तो टैक्स आप ही पे करते हैं, बस अंतर यह है कि आप अभी जानते नहीं हो, ठीक है। और जो जिनके पास काफी सारी सैलरी आती है वो तो डायरेक्ट उनका शायद अप्रैल के महीने में उन्हें देना ही पड़ता है। तो टैक्स देना बुरी बात नहीं है, हम जो टैक्स देते हैं उसी टैक्स से सरकार हमारे समाज का कल्याण करती है, उसी टैक्स से समाज जो सरकार है वो समाज के लिए योजनाएं बनाती है, उसी टैक्स से रेलवे का विकास किया जाता है, उसी टैक्स से परिवहन का विकास किया जाता है। तो टैक्स देना गलत बात नहीं है। इसी प्रकार राजा को जो टैक्स दिया जाता था वो हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि राजा जब तक टैक्स नहीं लेगा समाज का विकास कैसे करेगा, जनता की सेवा कैसे करेगा, ठीक है। तो राजा को टैक्स देना तो सही है, लेकिन इस फ्रांस में क्या होता था इस दौरान, शाही टैक्स तो देने ही पड़ते थे और अलग से सामंतों और कुलीनों को भी टैक्स दिया जाता था। सामंतों और कुलीनों को भी टैक्स दिया जाता था, ये भी जबरदस्ती अपने लिए टैक्स वसूल करते थे। तो ऐसे में क्या होगा, लोगों के अंदर कितनी ज्यादा निराशा व्याप्त होगी कि मेहनत हम कर रहे हैं, चलो राजा को दे रहे हैं, चलो ये तो ठीक है, आप समाज कार्य में लगाए या ना लगाए, ठीक है, लेकिन हम इनको क्यों दें, सामंत और कुलीनों को हम क्यों दें टैक्स? तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना था इस क्रांति के होने में, जो कि करों का बोझ के अंतर्गत हम जो अभी हम चीजें पढ़ रहे थे वो करों के बोझ के अंतर्गत पढ़ रहे थे हम। अब ये चीजें हो गई आपकी राजनीतिक कारण। राजनीति के बाद अब हम पढ़ेंगे सामाजिक कारण क्या क्या रहे। राजनीतिक कारणों को जानने के बाद अब हम जान लेते हैं कि सामाजिक कारण क्या क्या रहे, जो आपने पृष्ठभूमि में एक तरह से समझ लिया है, ठीक है। तो हमने पहला पढ़ा था राजनीतिक कारण, अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण के अंतर्गत आपने देखा कि समाज को लगभग संपूर्ण समाज को फ्रांस में 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक फर्स्ट एस्टेट, एक सेकंड एस्टेट एंड लास्ट थर्ड एस्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एस्टेट के बारे में। फर्स्ट एस्टेट, और इसके अंतर्गत कौन आया करते थे, पादरी वर्ग आया करते थे, ठीक है, इसके अंतर्गत आया करते थे पादरी वर्ग। अब देखिए, फ्रांस में जो अधिकांश जनता थी वो रोमन कैथोलिक धर्म को मानती थी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 हुआ करते थे धर्म, लेकिन फ्रांस की जो जनता थी वो अधिकांश जनता वहां की रोमन कैथोलिक धर्म को मानती थी। इस कारण रोमन कैथोलिक चर्च का फ्रांस पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। आ रहा है समझ में? धर्म के कारण, धर्म ज्यादातर किसका झुकाव कहां पर था, कैथोलिक में था, इस कारण इसके चर्च का भी जो भार होगा वो फ्रांस पर बहुत अधिक होगा, कैथोलिक धर्म का। और इसके अलावा कैथोलिक चर्च की स्थिति फ्रांस में इतनी अच्छी थी कि कैथोलिक चर्च के अलग ही अपने इस पादरी वर्ग की और कैथोलिक चर्च के अपने अलग ही न्यायालय और कानून भी हुआ करते थे। राजा जो बनाता था कानून वो केवल जनसाधारण के लिए बनाता था। जो कानून और न्यायालय जो जनसाधारण के लिए लागू होते थे वो पादरी वर्ग के लिए लागू नहीं किए जाते थे। इनका एक अलग ही कानून हुआ करता था और इनकी एक अलग ही न्यायालय हुआ करती थी। आ रहा है समझ में? इसके अलावा लगभग अगर हम फ्रांस की संपूर्ण भूमि की बात करें तो संपूर्ण भूमि का 20% जो हिस्सा था वो था इन पादरियों के पास, चर्च के पास।
ठीक है, फ्रांस की संपूर्ण भूमि का 20% जो हिस्सा था वो था चर्च के पास। ठीक, और इससे देखिए अब भूमि होगी, भूमि से भी आय होगी इन्हें, तो चर्च को भूमि से भी आय होती थी, और भूमि की आय के अलावा, भूमि से जो आय होती थी उसके अलावा उन्हें धर्मांश मिला करता था। धर्मांश, धर्मांश क्या होता है? किसानों और मजदूरों द्वारा एक प्रकार का धार्मिक कर दिया जाता था। मैंने अभी बताया था आपको, जब हम राजनीतिक स्थिति पढ़ रहे थे, राजनीतिक कारण पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था कि राजकीय कोष में कर देने के साथ साथ किसानों और मजदूरों को फर्स्ट और सेकंड स्टेट को भी कर देना पड़ता था, तो वो यही था। ठीक है, उसी में से एक प्रकार का था कर, वो था धर्मांश। जो भी उनकी आय हुआ करती थी किसानों और मजदूरों की, उसमें से एक धर्म के नाम पर एक कर दिया जाता था जिसे कहते थे धर्मांश। ठीक है, तो भूमि से भी आय होती थी, धर्मांश भी इन्हें मिलता था। अब चर्च के पास काफी संपत्ति हो चुकी थी। चर्च जो था, चर्च बहुत ज्यादा क्या हो चुका था? रिच हो चुका था, उसके पास ज्यादा संपत्ति होने लगी थी। हाँ, एक बात और थी कि चर्च के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जितने भी धार्मिक कार्य थे वो चर्च के द्वारा ही किए जाते थे। शिक्षा भी किसे? जनसाधारण को। ठीक, तो जो चर्च की आय हुआ करती थी, तो उस आय का कुछ भाग तो शिक्षा में चला जाता था, लेकिन हम नहीं मान सकते कि सारा भाग शिक्षा में चला जाता था या कुछ भाग शिक्षा में चला जाता था। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पार्शलिटी हुआ करती थी। चर्च के अंदर इतनी ज्यादा कुरीतियां थी कि शिक्षा के लिए भी एक विशेष प्रावधान रख दिया गया था। शिक्षा के लिए भी एक विशेष वर्ग था कि केवल इस वर्ग को ही शिक्षा दी जाएगी। आ रहा है समझ में? जनसाधारण को शिक्षा देने से भी मना किया जाता था। ठीक है, इस कारण जो वहां की साधारण जनता है वो बहुत दुखी थी। देखिए, हर तरह से उनके मतलब कर भी ले रहे हो आप, चलो कर ले रहे हो, कर कब लोगे? जब हमारे पास कुछ इनकम होगी। इनकम कब होगी? जब हम शिक्षित होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जब इन्हें शिक्षा ही नहीं दी जाएगी तो ये आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित होंगे? तो शिक्षा के लिए प्रावधान यही था कि शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं जो है वो चर्च के द्वारा की जाएंगी, और जो उन्हें कर मिलेगा, कर का जो उपयोग है वो शिक्षा के लिए और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए किया जाएगा। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत 100 में से 1% उसका यूज करते थे, और बाकी अंदर जितने भी भ्रष्टाचार है सारे चर्च में ही व्याप्त थे। ठीक है, और इस कारण चर्च बहुत ज्यादा बदनाम भी होने लगे थे धीरे धीरे। अब देखिए, आपने यहाँ पर देखा पादरी। पादरी कौन हुआ करते थे? चर्च के जो प्रमुख हुआ करते थे वो होते थे पादरी। इन पादरियों में भी 2 कैटेगरी हुआ करती थी। इन पादरियों में भी होती थी 2 कैटेगरी। एक होती थी श्रेणी जो इसकी उच्च पादरी वर्ग, उच्च पादरी वर्ग, और जो इसकी दूसरी श्रेणी थी वो थी सामान्य पादरी वर्ग। सामान्य पादरी वर्ग, और इन दोनों में भी काफी डिफरेंस था, काफी अंतर था। जो उच्च पादरी वर्ग थे इसमें आर्क बिशप जैसे पद हुआ करते थे। आर्क बिशप, ठीक है, और इन पदों पर कौन नियुक्त होगा? वही कुलीन वर्ग, वही इनके क्या भाई भतीजावाद जिसे कहते हैं, इन्हीं के सगे संबंधी नियुक्त हुआ करते थे, या फिर पादरी और कुलीन वर्ग नियुक्त हुआ करते थे। जो इस उच्च पादरी वर्ग की जो श्रेणी थी, इसके अंतर्गत जितने लोग नियुक्त होते थे वो सब क्या करते थे? उनकी जो, अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम तो इतनी थी कि वो अगर जिंदगी भर भी अगर यूज करते तो भी खत्म ना होती, इतनी ज्यादा उनकी इनकम थी। और इनकम के अलावा काम कुछ भी नहीं था इन्हें, काम इन्हें कुछ भी नहीं करना था। एकदम ऐश और आराम की इनकी क्या थी? जिंदगी थी, एकदम ऐश से रहते थे ये। अब ये ऐसे तो रहते थे, चर्च में रहो, आप क्या हो? धर्माधिकारी हो तो चर्च में रहो, लेकिन ये चर्च में नहीं, जा करके कहां पे? राजा के पास रहना ज्यादा पसंद करते थे। आ रहा है समझ में? शाही अंदाज में रहना इन्हें ज्यादा ही पसंद था। राज दरबार में, राज दरबार में जाकर के रहा करते थे और अत्यंत भोग विलास की जिंदगी जिया करते थे। इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं था।
आगे समझ में। अब देखिए इनकी आय जो है इतनी ज्यादा है, आपको जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है आप वो कार्य नहीं कर रहे हो। जनता का विश्वास धीरे धीरे, भले कैथोलिक धर्म की फॉलोवर थी जनता, भले कैथोलिक धर्म को मानती थी, लेकिन धीरे धीरे जनता का विश्वास डगमगाने लगा था इन पर से, ठीक है। और अंततः आप देख ही सकते हैं कि आगे फिर क्या होता है। जो दूसरा वर्ग था सामान्य पादरी वर्ग, तो जैसे कहा जाता है, अगर हम मान लेते हैं कि इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल की हम बात करते हैं, तो इस्कॉन टेम्पल का जो पुजारी होगा हम उसकी संज्ञा इससे देते हैं, ठीक है, वो था मुख्य पुजारी। जो स्थानीय मंदिरें हुआ करती हैं घर के आसपास, ठीक है, छोटी छोटी मंदिरें हुआ करती है ना, उस पर पुजारी बैठते हैं, उसी तरह से हम मान लेते हैं इन्हें। जो स्थानीय चर्च हुआ करते थे उन चर्चों के जो पादरी हैं उन्हें सामान्य पादरी कहा जाता था और उन्हें सामान्य पादरी वर्ग की श्रेणी में रखा गया। आ रहा है समझ में। और सामान्य पादरी जो वर्ग था ये जनसाधारण के सुख में भी शामिल होता था, जनसाधारण के दुख में भी शामिल होता था, कभी जनसाधारण को जरूरत पड़ती थी तब भी शामिल होता था। कोई भी धार्मिक काम अगर करवाना है तो सामान्य पादरी वर्ग ही जाता था। इसका मतलब एक तरह से जुड़ाव था, जनसाधारण वर्ग का जुड़ाव हो चुका था इससे। आ रहा है समझ में, भले ये पादरी वर्ग के थे, ठीक है। अब आपस में ही इनकी इतनी ज्यादा अंतर था, आपस में ही अब ये इतना काम कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा पता है ये कर देने में असमर्थ इसलिए भी थे कि इतना ज्यादा काम करते थे लेकिन इनकी आय जो थी वो नाम मात्र की भी नहीं थी। इन्हें अपने 2 वक्त की रोटी चलानी भी लग जाती थी। इतना ज्यादा अंतर देखिए, एक ही पादरी में 2 श्रेणियों में इतना ज्यादा अंतर, ठीक है। अब धीरे धीरे ये भी देख रहे थे सारी चीजें इनकी। अब धीरे धीरे क्या होता है, इनका मन भी इनसे टूट जाता है, ये भी इनके खिलाफ हो जाते हैं। और इसी कारण आगे चल करके जब क्रांति होती है तो जो सामान्य पादरी वर्ग था वो जा करके जनसाधारण से मिल जाता है। जनसाधारण से क्या हो जाता है, ये मिल जाता है, मतलब जनसाधारण का साथ देने लगता है। कौन? साधारण पादरी वर्ग जो स्थानीय चर्चों के पादरी हुआ करते थे, ठीक। ये तो हो गया। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट स्टेट देख लिया। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट समझ में आ गया होगा। सेकेंड स्टेट देखते हैं। सेकेंड स्टेट, सेकेंड स्टेट के अंतर्गत कौन कौन आते थे? कुलीन, सामंत, जमींदार, ठीक है। तो सेकेंड स्टेट के अंतर्गत आते थे कौन कौन? कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग, जमींदार वर्ग, ये सारे लोग सेकेंड स्टेट के अंतर्गत आते थे। और ये भी आपको पता होगा कि ये कर मुक्त थे, यह वर्ग भी कर मुक्त वर्ग था और इन्हें भी विशेषाधिकार प्राप्त था। प्रशासन में जितने भी उच्च अधिकारी हुआ करते थे सभी में लगभग इनका ही वर्चस्व था, कुलीन, सामंत और जमींदारों का ही वर्चस्व हुआ करता था। अपने अनुसार न्याय व्यवस्था को चलाते थे, अपने अनुसार कानूनों को लागू करवाते थे। देखिए राजा तो करता ही था, लेकिन देखिए प्रशासन का मतलब आप समझ चुके होंगे, हमने एथिक्स में पढ़ा है। प्रशासन में जो अधिकारी होते हैं उनका क्या कार्य होता है कि सरकार की जितनी नीतियां हैं उनको लागू करवाना, जनता तक पहुंचाना। आ रहा है समझ में? तो यही कार्य था सेकेंड स्टेट का, कुलीनों का, जो कि प्रशासन में उच्च अधिकारियों के पद पे नियुक्त हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा जबरदस्ती थर्ड स्टेट से कर वसूलते थे। शाही कर तो वसूलते ही थे, साथ साथ अपना भी कर वसूलते थे। राजा को कर तो देना ही पड़ता था, लेकिन जो जनसाधारण के घर में कर वसूलने आता था जो अधिकारी, वो अधिकारी भी जनसाधारण के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। कर भी वसूलता था और उनके साथ बुरा व्यवहार भी करता था, मतलब बातें, ठीक है, बातें भी अच्छी तरह से नहीं करता था, क्योंकि थर्ड स्टेट था वो, इसलिए। तो आपने समझ लिया क्या? कुलीन वर्ग। और कुलीन वर्ग को अब प्रशासन में ही उच्च अधिकारी हुआ करते थे, तो भूमि की जितनी भी क्रियाकलाप हुआ करती थी, भूमि के जितने भी काम हुआ करते थे और न्याय के संबंध में जितने काम हुआ करते थे, इनकी देखरेख पूरी कुलीन वर्ग किया करता था, कुलीन और सामंत वर्ग किया करता था, ठीक है। और एक तरह से इन्हें
अधिकार दे दिए गए थे, विशेष अधिकार, कि इसके अलावा ये कोई नहीं कर सकता, चाहे वो भूमि का कोई काम हो, चाहे वो न्याय का कोई काम हो। और अपने इस अधिकार का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया। किन्होंने? कुलीन और सामंत वर्गों ने। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड स्टेट। अब हम आते हैं थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट के अंतर्गत थर्ड स्टेट को भी दो भागों में बांटा गया। कैसे? देख ही चुके हैं आप। एक था मध्य वर्ग और दूसरा था जनसाधारण वर्ग। एक था मध्य वर्ग और दूसरा था जनसाधारण वर्ग। और सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि अगर थर्ड स्टेट की बात की जाए तो फ्रांस की पूरी जनसंख्या में, फ्रांस की टोटल जनसंख्या का 94% हिस्सा जो था वो थर्ड स्टेट का था। सोचिए, 100 में से केवल 6% फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थे। 94% जनसंख्या जो थी वो थर्ड स्टेट की थी। सोचिए, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। और केवल 6%, मतलब काफी, 94 से बहुत ज्यादा कम। ठीक है, 94 से बहुत ज्यादा कम थी। इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी उन्हें क्या किया गया? इतने विशेष अधिकार दे दिए गए। तो क्या देखा हमने कि थर्ड स्टेट को भी दो भागों में बांटा गया, एक मध्य वर्ग और एक जनसाधारण वर्ग। मध्य वर्ग के बारे में हमने देखा ही था। मध्य वर्ग के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य वर्ग की, ठीक है, तो मध्य वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते थे? शिक्षक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेखक इत्यादि, ये सारे लोग आते थे मध्य वर्ग के अंतर्गत। और मध्य वर्ग का क्या काम था? मध्य वर्ग जितना भी, जिस प्रकार भूमि और न्याय का जो विशेष अधिकार मिला हुआ था ये कुलीन वर्ग को था, पूरा उसका भूमि और न्याय से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वो कुलीन वर्ग करता था। उसी प्रकार व्यापार से संबंधी व्यापारी, इसके अंतर्गत व्यापारी भी आते थे। तो व्यापार से संबंधित जितने कार्य हुआ करते थे ये सारा कार्य मध्य वर्ग देखता था। इसका मतलब है मध्य वर्ग के पास धन भी था, मध्य वर्ग के पास शिक्षा भी थी और मध्य वर्ग के पास बुद्धि भी थी। मध्य वर्ग, इन तीनों चीजों का मध्य वर्ग के अंदर समन्वय था। धन भी था, शिक्षा भी थी, बुद्धि भी थी। कभी भी जरूरत पड़ती थी तो कुलीन और सामंत वर्ग मध्य वर्ग से ही ऋण लेते थे। पैसे ये उधार दिया करते थे। कौन? मध्य वर्ग दिया करते थे। कभी भी सरकार को जरूरत पड़ती थी, सरकार को भी मध्य वर्ग उधार दिया करता था पैसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आर्थिक स्थिति इनकी काफी स्ट्रांग थी। लेकिन वही बात है, समाज में ही इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था, समाज में कोई स्थान इन्हें प्राप्त ही नहीं था। इस कारण अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी दुर्दशा देख करके और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, समाज में व्यवस्था बनाने के लिए ये आकर के मिल जाते हैं जनसाधारण वर्ग से। और नेतृत्व करता, चूंकि ये इनके पास बुद्धि थी भी और ये शिक्षित भी हुआ करते थे। जनसाधारण वर्ग में ज्यादातर लोग शिक्षित नहीं थे, इस कारण इसमें जनसाधारण वर्ग में क्या था? नेतृत्व का अभाव हुआ करता था। इस कारण मध्य वर्ग ने आकर के जनसाधारण को नेतृत्व प्रदान किया, नेतृत्व प्रदान किया और आगे चल करके ये क्रांति जो क्या होती है? सफल हो जाती है। आगे समझ में। अब जनसाधारण के अंतर्गत भी बताना पड़ेगा। जनसाधारण के अंतर्गत कौन कौन लोग आते थे? कृषक आते थे, मजदूर वर्ग आता था, दस्तकार वर्ग आता था, ये सारे लोग आते थे। मतलब कदम कदम पर हर राह इनके लिए कठिनाइयों से भरी हुई थी। ठीक है, राजा तो कर आरोपित करता ही था, साथ में जो अधिकारी कर वसूलने भी आता था वो भी अपने लिए कर लेता था। बताया ही मैंने, अगर 100 रुपए इनकी आमदनी है तो 90 रुपए इनको कर के रूप में देना पड़ता था। 10 रुपए में ये अपनी जो दैनिक स्थिति है, अपनी जो जीवन है, 10 रुपए वो कैसे चलाएंगे? बहुत दयनीय स्थिति इनकी हो चुकी थी और इन्हें एक नेतृत्व की ही जरूरत थी। जैसा कि मैंने बताया 94% इनकी जनसंख्या थी, बस नेतृत्व का अभाव था इनके अंतर्गत। ठीक है, इनके अंदर तो एक नेतृत्वकर्ता की ही जरूरत थी, जो कि मध्य वर्ग के आने से हो जाती है कंप्लीट और क्रांति के लिए ये उठ खड़े होते हैं और अंत में सफल भी होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये हो गए आपके राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। अब आगे हम देखेंगे आर्थिक कारण।
क्रांति के अंतर्गत हम अगला कारण देखते हैं, आर्थिक कारण। आपने देखा राजनीतिक कारण, आपने देख लिया सामाजिक कारण। अब अगला टॉपिक जो है वो डालिए आर्थिक कारण। हम देख लेते हैं कि आखिर आर्थिक कारण क्या रहा क्रांति के संपन्न होने में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, शासक लुई 16वां शासक लुई 16वां अत्यंत फिजूल खर्ची था। उसकी जो बीवी थी बहुत ज्यादा क्या थी, फिजूल खर्च करती थी। और इस पर एक हम कह सकते हैं कि लुई 16वां अपनी बीवी के हाथ का कठपुतली था। जो वो कह देती थी वही ये करता था। समाज के हित से, जनता के हित से इन लोगों का कोई भी लेना देना नहीं था। आ रहा है समझ में। और धीरे धीरे 18वीं शताब्दी के आते आते धीरे धीरे फ्रांस जो है दिवालियेपन की कगार में पहुंच चुका था। अब इस स्थिति में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना बहुत ज्यादा जरूरी था और थोड़ा बहुत प्रयास इसने किए, लेकिन इसके प्रयास असफल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा लुई 16वां स्वयं बहुत शानो शौकत वाला था। ठीक है, हमेशा किस में रहना चाहता था, आराम में रहना चाहता था, ऐश में रहना चाहता था, ऐशो आराम चाहता था। हमेशा युद्ध प्रिय शासक था, हमेशा युद्ध में भाग लेने की कोशिश करता था। ठीक है, कई देशों से इसने युद्ध भी लड़े। अब युद्ध लड़ने का मतलब क्या है, केवल शारीरिक क्षति ही नहीं, आर्थिक क्षति भी बहुत ज्यादा होती थी युद्ध में। ठीक है, और देखिए क्या होता था, युद्ध में जो भी क्षति हो रही है, जो भी आर्थिक खर्चे आ रहे हैं, वो सारे खर्चे सरकारी खजाने से, राजकीय खजाने से लिए जाते थे। लेकिन इनका जो स्वयं का जो भी खर्च होगा वो राजकीय खजानों से नहीं लिया जाता था। लेकिन लुई 16वां क्या करता था, स्वयं के आराम की चीजें अगर लेनी हो, स्वयं के ऐशो आराम के कुछ भी खर्च करना हो, बीवी के लिए कुछ खर्च करना हो, तो वो सारी चीजें राजकीय खजाने से ही निकलती थी। इस तरह से क्या होता गया, धीरे धीरे राजकीय खजाना खाली होता गया। युद्ध के लिए हर युद्ध प्रिय शासक था तो युद्ध में हमेशा भाग लेने की सोचता था। और इससे क्या हुआ, राजकीय खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा। और ऋण में, अब खजाना खाली हो जाएगा तो क्या करेंगे, दूसरे देशों से ऋण लेना शुरू कर देंगे। तो ऋणों में क्या होती गई, वृद्धि होती गई। आ रहा समझ में। ये इतना ज्यादा क्या था, विलासी शासक था, बहुत ज्यादा विलासी शासक था। और इसीलिए इसने वर्साय नामक स्थान पर, लुई 16वां ने वर्साय नामक स्थान पर एक महल बनवाया। वर्साय नामक स्थान पर एक भव्य, बहुत सुंदर महल का निर्माण करवाया। अब भव्य निर्माण करवाया उसने, उसके लिए भी तो कुछ आर्थिक क्षति हुई होगी, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा खर्च हुआ था उसमें। और उसके बाद महल बनवाने तक बात नहीं रही, इसके रख रखाव में भी काफी ज्यादा खर्च होता था। और इस तरह से धीरे धीरे फ्रांस जो था दिवालियेपन की कगार पर पहुंच चुका था। और जनता को ये चीजें सारी पता चलती है कि हमारे कर जो है वो फालतू जा रहे हैं, समाज कल्याण में जाए तो चलता है, हमारे कुछ हित के लिए काम आए तो चलता है, लेकिन ये सारी चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और आगे चलकर क्रांति के लिए वो आक्रोशित होकर उठ खड़े होते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण। अब अगला देख लेते हैं बौद्धिक कारण। बौद्धिक कारण के अंतर्गत दार्शनिकों की भूमिका प्रमुख रही। दार्शनिकों की भूमिका में जब मैं पुनर्जागरण बता रही थी तब मैंने आपसे बोला था कि रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर को आपको याद रखना है। उनके जो विचार है वो फ्रांस की क्रांति के आधार बनेंगे। उसी दौरान फ्रांस की क्रांति भी हुई थी और उनके विचारों ने ही फ्रांस के लोगों को फ्रांस के अंतर्गत क्या किया, बौद्धिक विकास कर दिया। तो बौद्धिक कारण के अंतर्गत वही रूसो के जो भी विचार थे, मॉन्टेस्क्यू के विचार थे और जो वोल्टेयर के विचार थे, ये सारे विचार काम आएंगे, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो अगला सबसे प्रमुख कारण था तात्कालिक कारण, कि ऐसा तुरंत ऐसा क्या हो गया। देखिए वहां की जो हमने क्रांति का जो सामाजिक कारण देखा है वो तो कई वर्षों पहले तक का परिणाम थी। ठीक है, जो हमने राजनीतिक कारण देखा वो तो कई वर्षों तक का परिणाम थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा कारण रहा क्रांति का वो था वहां का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या था, देखिए सुनिए क्या होता है। अब आपने एक चीज जान ली कि फ्रांस जो था दिवालियेपन की कगार पर पहुंच चुका था। अब
अब इस दिवालियेपन से उबरने के लिए, फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक यह है कि वहां की जनता जो कर दे रही है उसका दायरा बढ़ा दिया जाए। कर का दायरा नहीं, जनता का दायरा बढ़ा दिया जाए। मतलब केवल थर्ड स्टेट क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। अब थर्ड स्टेट बस से वहां के ऋण की, दूसरे देशों से इसने जो ऋण लिया है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसके लिए जरूरी है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट पर भी कर आरोपित किया जाए। ठीक है, देखिए जैसे ही ये सब होने लगता है धीरे धीरे फ्रांस दिवालियेपन की, जैसा मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे क्या होता है, दिवालियेपन की कगार पर पहुंचने लगता है। तो जो शासक था लुई 16वां, ये कदम उठाने लगता है धीरे धीरे अपने फ्रांस की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन असफल रहता है। वित्त मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वित्त मंत्रियों के अलावा तुर्गो, कोलोन जैसे अर्थशास्त्रियों ने जा करके लुई 16वां को एक सलाह दी। क्या सलाह दी कि अगर आपको फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करनी है, फ्रांस को पूर्व स्थिति में अगर लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कर है, कर की सीमा, कर को फर्स्ट और सेकंड स्टेट पर भी आरोपित करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? और जब ये बात लुई 16वां कहता है तो उसकी ये बात को, कर की इस बात को फर्स्ट और सेकंड स्टेट क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है, कर देने से फर्स्ट और सेकंड स्टेट मना कर देते हैं। और इसके चलते आगे क्या होता है, लगभग 175 वर्ष के बाद, 175 वर्ष तक स्टेट जनरल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। स्टेट जनरल आप समझ सकते हैं, हम मान लेते हैं आज राज्य की विधानसभा। ठीक है, वर्तमान में जो राज्यों की विधानसभा होती है, हम उसकी तुलना कर लेते हैं स्टेट जनरल से। ठीक है, तो लगभग जब ये मना कर देते हैं तो लगभग 175 वर्षों के बाद स्टेट जनरल की बुलाई जाती है बैठक। स्टेट जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे, आप प्लीज परेशान नहीं होंगे। स्टेट जनरल की बुलाई जाती है बैठक। अभी क्या लिखा हुआ है, जनरल, सामान्य। ठीक है, जैसे ही जनसाधारण वर्ग को पता चलता है कि स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाने वाली है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जब ये बैठक होने लगती है तो मताधिकार को लेकर के देखिए, फर्स्ट और सेकंड स्टेट हमेशा साथ साथ ही थे, अलग कौन था हमेशा, थर्ड स्टेट। ठीक है, तो मताधिकार को लेकर के, वोट को लेकर के फर्स्ट और सेकंड स्टेट में थर्ड स्टेट की बहस हो जाती है। क्यों बहस हो जाती है? इसलिए बहस हो जाती है, आपने जाना कि जनसाधारण जो थर्ड स्टेट था वो संपूर्ण जनसंख्या का 94% था। इतनी अधिक जनसंख्या होने के बावजूद, इनकी जनसंख्या क्या थी, अधिक थी, लेकिन ये अल्पमत थे। आ रहा है समझ में? इनकी जनसंख्या क्या थी, कम थी, लेकिन ये क्या थे, फिर भी बहुमत थे। आ रहा है समझ में? अधिक जनसंख्या होने के बावजूद ये अल्पमत थे और इनकी कम जनसंख्या होने के बावजूद ये क्या थे, बहुमत थे। इस कारण छिड़ जाता है इन दोनों में विवाद, और विवाद के बाद क्या होता है, फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट है वो थर्ड स्टेट का क्या करने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। आ रहा है समझ में? और इस विरोध का थर्ड स्टेट जो है वो अपना अपमान समझता है और बैठक का कर देता है बहिष्कार। बैठक का थर्ड स्टेट कर देता है बहिष्कार और स्वयं को क्या करता है, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि घोषित कर देता है। जनसाधारण वर्ग क्यों कर देता है, उनमें पहले से ये सारी धारणा नहीं आई। जब मध्य वर्ग ने उनका नेतृत्व संभाला, जब मध्य वर्ग ने उनका नेतृत्व किया, तब उन्होंने ये सारी चीजें जानी। तो क्या करता है, बहिष्कार करने के बाद संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधि अपने आप को घोषित कर देता है कि हम संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। और कुछ दिनों के बाद पास में ही एक टेनिस कोर्ट था, पास के ही टेनिस कोर्ट में सभा बुलाई जाती है। किसकी? थर्ड स्टेट ने जो अपने आप को राष्ट्र का प्रतिनिधि माना था, तो राष्ट्रीय सभा की एक बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में ये कहा जाता है कि एक संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें सारे कानून जो है, नियम है, वो उचित तरह से लिखे जाएं। संविधान सभा या संविधान के निर्माण की बात भरकर आती है सामने। संविधान सभा की बात जैसे ही फर्स्ट और सेकंड स्टेट को पता चलती है, वे फिर से इसका विरोध करने लगते हैं। कौन? पादरी, कुलीन और सामंत वर्ग।
फिर से संविधान सभा वाली बात का विरोध करने लगते हैं और इस विरोध के कारण फिर असली क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और होता यह है कि फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में अब 94% जनसंख्या थर्ड स्टेट की है, तो भीड़ किसकी होगी? थर्ड स्टेट की होगी। तो पेरिस की जो भीड़ रहती है, पेरिस की भीड़, ये सारी स्टोरी है वो आपको अलग से बताई जाएगी। पेरिस की भीड़ जो थी उसने जाकर के बास्तील के किले पर आक्रमण कर दिया। बास्तील का एक किला था, बास्तील के किले पर कर दिया आक्रमण और यहां से हो जाती है क्रांति की शुरुआत। बास्तील के किले पर आक्रमण करके बास्तील के किले में जो बंद कैदी थे उन्हें रिहा करवा दिया गया, उन्हें छुड़ा दिया गया और बास्तील में रखे हुए जितने हथियार थे, बंदूक और सारे जितने भी हथियार थे, सारे हथियारों को लूट लिया गया और इस तरह से हो जाती है क्रांति की शुरुआत। और इसके आगे की जो भी स्टोरी है वो हम अलग अलग से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई फ्रांस की क्रांति के कारण। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए आप इसे अच्छे से समझिएगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। हर की तरह इस बार भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।